भाग 1 में हमने वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति को जाना। कैसे आदि मानव से प्राक ऐतिहासिक यानी इतिहास पूर्व मानव बना, क्यों यह विकास हुआ, क्या उसके प्रमाण हमें मिले और इस विकास की सरस्वती किधर और क्यों बहती रही। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले यह वीडियो जरूर देखें। सरस्वती की बात इसलिए चूंकि सप्त सिंधु से गंगा तक का भाग सरस्वती नदी के क्षेत्र समेत उस वक्त गजब का उपजाऊ था। तत्कालीन आर्यों का प्रमुख कार्य कृषि था, अतः वह इस भूभाग में खूब फैले। भोजन और आवास बढ़ा तो जनसंख्या का विस्तार हुआ। गांव वैदिक काल में अस्तित्व में आ ही चुके थे। गांव में राजा भी नियुक्त हो चुके थे। हुआ यूं कि कुछ कबीले ग्रामीण संस्कृति में तो कुछ अभी भी जंगली जीवन में थे। ग्रामीण जीवन के लोग कृषि आश्रित ज्यादा होते गए और सामाजिक जीवन को सुगठित या कहीं मैनेज्ड करने लगे। कृषि से भोजन भरपूर मिला तो जीवन की दशा अहिंसक होने लगी। दूसरी तरफ जंगली कबीले शिकार आश्रित ही रहे। ग्रामीण मानवों में सामाजिक विकास तथा नियम अस्तित्व में आए ताकि समाज एक बेहतर ढंग से चल सके। शांति स्थापित समाज में लोग अपने अपने टैलेंट दिखाने लगे। किसी ने शानदार घर बनाने शुरू किए तो किसी ने कलाकृतियां, किसी ने बर्तन तो किसी ने पेड़ के रसों से कपड़े बनाने शुरू कर दिए। इस प्रकार आजीविका के लिए कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय अस्तित्व में आए। वस्तु विनिमय द्वारा यदि मैं अच्छा बर्तन या कपड़ा बना सकता था तो मुझे अनाज एक्सचेंज में मिल जाता था। जिस व्यक्ति को जो काम आसान लगा उसने अपने परिवार में उस काम को बढ़ावा दिया। हर पिता अपने पुत्र को स्वयं की मेहनत का फल ट्रांसफर करना चाहता है ताकि उसकी संतति का जीवन आसान बन सके। अलग अलग काम करने वाले अलग अलग परिवारों से वर्णों की यानी जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई। मुद्रा की जगह प्रमुखतया अनाज प्रचलन में था और समाज कृषि प्रधान था। साथ ही मानव गाय को पालतू बना चुका था। गाय से दूध मिल जाता था और बैल कृषि में काम आ जाता था। इस अभूतपूर्व लाभ के कारण गाय को माता की संज्ञा दी गई। दूसरी ओर कबीलों के लोग जंगली जीवन में थे। उनमें शिकार तथा हिंसात्मक जीवन शैली ही प्रचलन में रही। धीरे धीरे जो गांव के सिविलाइज्ड लोग थे वह इन्हें राक्षस की संज्ञा देने लगे। कई बार यही कबीलाई जंगली गांवों पर हमला भी कर देते थे। फलस्वरूप ग्रामीण सुरक्षा हेतु गांव के मजबूत और शारीरिक बलवान व्यक्तियों द्वारा क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। बुद्धि के विकास से समाज में नए नए बर्तन, आभूषण, कपड़े, घर, मकान इत्यादि बनने लगे तो व्यापार बढ़ गया और वैश्य वर्ण अस्तित्व में आया। समाज के विकास के साथ साथ शारीरिक श्रम भी आजीविका का साधन बना और शूद्र वर्ण अस्तित्व में आया। हालांकि किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति अपने टैलेंट के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता था, यानी इस समय तक वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी। विकसित समाज में अनेक सुख साधन की चीजें अस्तित्व में आई। इनकी लूटपाट हेतु कबीलों के आक्रमण बढ़े। भगवान श्री राम जैसे सनातन धर्म के महापुरुष ऐसे समय में हुए जिन्होंने हिंसक जंगली अर्थात राक्षसों से समाज की सुरक्षा की। इस प्रकार इस समय में मानव ने सांस्कृतिक, धार्मिक, भौतिक विकास किया। व्यापार का आविष्कार हुआ। कालांतर में जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो गांवों का नगरों के रूप में विकास हुआ। तो ज्यादा जनसंख्या के फल स्वरूप समाज में आपराधिक घटनाएं होने लगी तो बड़े बुजुर्ग अपना पुराना समय याद करने लगे। हर व्यक्ति को अपना पुराना समय अच्छा लगता है। ऐसे में दो ज्ञानी ऋषियों ने समाज के पाप से दुखी होकर अपने पुरखों की दो कहानियों को समाज को सुनाने की ठानी ताकि समाज जीवन में आदर्श मूल्यों को समझे तथा नई पीढ़ी को संस्कार मिले। फलस्वरूप महर्षि वाल्मीकि ने रामायण तथा महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी। धीरे धीरे विकास होता गया। जनसंख्या विकास के फलस्वरूप नगरीय सभ्यताएं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलन में आई। आइए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सपोज कीजिए, वैसे तो सपोज करना मैथ वालों का काम है, पर आप लोग ये जो क्रश के साथ सपोज करते रहते हो उससे बहुत आसान काम मानिए। वैदिक सभ्यता में जो गांव का विकास हुआ था, मानिए आप वैसे ही किसी गांव में खड़े हैं। आपके चारों तरफ विकास करते हुए वैदिक आर्य हैं, तो क्या बनाएंगे अब? जाहिर है झोपड़ों से पक्के मकान बनाएंगे, कच्चे रस्तों के बजाय सड़कें बनाएंगे। कर्मकांड बढ़ गया था तो मंदिर निर्माण भी स्वाभाविक है। अकाल भी पड़ जाता था, कृषि प्रधान थी तो खेती में अनाज के भंडार भी चाहिए। अब खुद को हड़प्पा में खड़ा कीजिए और इमेजिन कीजिए कि यह सब एक क्रम में आपके चारों तरफ बन रहा है। अच्छे भवन, बढ़िया सड़क, तो अब नालियां चाहिए तो बना दीजिए नालियां। अब लोगों को सभा भी करनी है, चूंकि समाज का विकास हो रहा है तो सभागार बनाने पड़ेंगे, तो बना दीजिए सभागार। सभा में जाएंगे तो ऐसे ही थोड़े जाएंगे, नहा धो के मेकअप करके जाएंगे, तो बड़े सार्वजनिक स्नानागार बनाने ही पड़ेंगे। सभा में जाएंगे तो कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, दिखावा मनुष्य का स्वभाव है, तो सूती काते हुए वस्त्रों की गुणवत्ता में विकास आया। नर और नारी ऊपरी शरीर पर चादर रखते थे तो नीचे पुरुष धोती तो महिलाएं घाघरा पहनती थी।
स्त्रियां श्रृंगार प्रिय हो गई थी और इस हेतु दर्पण, कंघी, इत्र, काजल, सुरमा, लाली इत्यादि सोचिए उस काल में ही ढूंढ ली थी। बस पाउट्स वाली सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पर डालनी बाकी रह गई थी। हालांकि पुरुष भी थोड़े एमो टाइप के हो गए थे, यानी महिलाओं समेत पुरुष भी अंगूठी, कड़े, कंगन, कंठार, बालियां, कुंडल, कांटे, कर्णफूल, हंसली, पाजेब, भुजबंद इत्यादि पहनते थे। जाहिर है धातु की पहचान हो चुकी थी। आभूषण प्रमुखतया सोने, चांदी और हीरे समेत अन्य पत्थरों के होते थे। सवाल आता है सोना ही पहले क्यों? स्पष्ट है टेक्नोलॉजी का विकास तो था नहीं और सोना प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, तो इसे प्राप्त करना आसान होता है। नर्म होता है तो इसका उपयोग करना भी आसान होता है। अच्छा शहर तैयार था और कृषि का विकास तो इतना हो गया था कि 24 फलों वाला हल बना लिया गया था। अनाज के भंडार भरे थे, तो फिर खाली टाइम को पास कैसे करें? अतः इस काल में मानव ने मनोरंजन हेतु नाचना, गाना, बजाना, जुआ खेलना और मुर्गे लड़ाना सीखा। यानी अब आप सच में मेरे साथ स्वयं को सिंधु सभ्यता के किसी नगर की कल्पना में लेकर गए हैं, तो आपके सामने यहाँ तक का विकास स्पष्ट है। पर इस गप का आखिर आधार क्या है? क्या प्रमाण है कि ऐसा ही हुआ? आइए जानते हैं। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी तथा हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की। इसके बाद अन्य प्रमुख खुदाइयां चन्हूदड़ो, चंडीगढ़, कोटदीजी, रोपड़, कालीबंगा, आहड़, लोथल, रंगपुर इत्यादि जगह पर हुई। किस जगह से क्या मिला, इसका डिटेल्ड वीडियो तो डिस्क्रिप्शन की लिंक में है, उसे आप एक बार जरूर देखिए। लेकिन यहाँ पर एक बार संक्षिप्त में उन चीजों की भी चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार यह सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थी। हालांकि कई इतिहासकार इसे 3300 से 1300 ईसा पूर्व भी मानते आए हैं। यहाँ खुदाई में एक सभागार मिला है जिसकी साइज 85 बाई 97 फुट है। सार्वजनिक स्नानागार भी मिला है जिसकी साइज 80 बाई 108 फुट है। यह भी अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। लगभग भवनों का निर्माण ईंटों द्वारा हुआ है। समस्त आभूषण सहित शिव की मूर्ति मिली है जिसमें बाईं तरफ गेंडा और भैंसा तथा दाईं तरफ हाथी और बाघ है। खूब सारे शिवलिंग तथा मोहरे मिली हैं। यहाँ से धातु जैसे कि तांबा, पीतल इत्यादि की मूर्तियाँ मिली हैं। नर्तकी तथा शाल ओढ़े योगी की मूर्तियाँ और सांड की मूर्ति यहाँ से मिलने वाले महत्वपूर्ण मूर्तियों में से एक है। माना जाता है कि किसी भीषण बाढ़ द्वारा इस इलाके में पानी भर गया था और भरे पानी से कीचड़ उत्पन्न हुआ और कीचड़ में संक्रामक रोग फैला। माना जाता है कि इस रोग के फैलने की वजह से इस सभ्यता का और नगरों का समूल नाश हो गया था। इसी वजह से इस जगह का नाम मोहनजोदड़ो पड़ा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के लरकना में और हड़प्पा पाकिस्तानी पंजाब में है। एक बार पुनः सिंधु घाटी के लोगों के जीवन का अवलोकन करते हैं ताकि इनसे संबंधित फैक्ट्स हमारे दिमाग में फिट हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु घाटी के लोग क्या खाते थे। जाहिर सी बात है वैदिक सभ्यता से उठे थे तो शाकाहार और साथ में मांसाहार का भी प्रचलन था। गेहूं प्रमुख रूप से भोजन था। बात करें पहनावे की तो सूती और ऊनी कपड़े के साथ साथ आभूषण प्रचलन में थे। घर में रखे बर्तनों की बात करें तो मिट्टी, तांबे, पीतल, चांदी के बर्तन थे जिन पर उच्च कलात्मक नक्काशी का काम किया जाता था। साथ ही यहाँ से खिलौने, दर्पण और कंघे भी प्राप्त हुए हैं। बात करें पालतू पशुओं की तो गाय, भेड़, भैंस, हाथी, ऊंट इत्यादि इनके पालतू पशु थे। और हथियारों की बात करें तो शिकार संबंधित पत्थर तथा धातु के हथियार पाए जाते थे, लेकिन लड़ाई संबंधित हथियार जैसे कि तलवार इत्यादि का अभाव था। यानी कि यह समाज शांति प्रिय समाज होता था। व्यापार की बात करें तो यहाँ पर चित्रलिपि से भरपूर मुहरें मिली हैं। मुद्रा तथा कला की उपस्थिति से व्यापार की स्थिति स्पष्ट है कि व्यापार का विकास हो चुका था। और अंत में धर्म की बात करें तो वैदिक सभ्यता के अनुसार ही इनका धर्म था और समाज में मातृ शक्ति का पूजन होता था। प्रमुख देवों में पशुपति यानी शिव की पूजा की जाती थी। अनेक शिवलिंग इसका प्रमाण है। तो दोस्तों हमने अभी तक मानव की उत्पत्ति से परिवार, समाज, गांव इत्यादि से नगरीय विकास तक का इतिहास पढ़ा। लगभग 4 लाख वर्षों का इतिहास जैसे हमने कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है, इसे इस सीरीज में जारी रखेंगे। पर हमारे मोटिवेशन हेतु आपका साथ जरूरी है। शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब द्वारा आप साथ देते रहें तो हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर हमारा प्रयास पसंद नहीं आए तो दिल खोलकर डिसलाइक करें, तभी तो हम बेहतर बना पाएंगे। खैर सप्त सिंधु की प्रमुख नगरीय सभ्यताएं तो प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई थी, पर उससे पहले दक्षिण में भी आर्यों का प्रसार हो चुका था और मध्य भारत में ग्रामीण सभ्यता अपने चरम पर थी।